नरेंद्र मोदी अपने गढ़ आ रहे हैं। प्रधानमंत्री बनारस आ रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम से तीसरी बार संसद पहुंचने का हक पाने के लिए नरेंद्र मोदी पर्चा भरने आ रहे हैं। बारह राज्यों के मुख्यमंत्री, 20 केंद्रीय मंत्री, एनडीए के सभी बड़े नेता और योगी सरकार के सभी बड़े मंत्री 2024 के चुनाव का क्लाइमैक्स सीन सेट करने बनारस आ रहे हैं। तैयारी टॉप लेवल की हो रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पहले 14 में फिर 19 में बनारस ने मोदी की हर मुराद पूरी की है। बनारस ने मोदी को जिताया, संसद पहुंचाया और प्रधानमंत्री का पद भी दिलाया। क्या बनारस नरेंद्र मोदी के लिए थर्ड टाइम लकी होगा? बनारस सिर्फ एक लोकसभा सीट नहीं है, बल्कि यह हिंदुस्तान का पावर हाउस है। सांस्कृतिक तौर पर देखें तो बनारस देश की सांस्कृतिक राजधानी है। प्योर पॉलिटिक्स के लिहाज से देखें तो बनारस पूर्वांचल का सेंटर है। बनारस में जो कुछ भी होता है उसका रिफ्लेक्शन पूरे पूर्वांचल में पड़ता है। न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि बिहार के कई सारे लोकसभा सीटों पर भी बनारस का असर पड़ता है। अगर संख्या के लिहाज से देखें तो यूपी और बिहार की कम से कम 35 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो कि एक तरह से बनारस से मैसेज लेती हैं। बनारस में मोदी की पॉलिटिकल टाइमिंग पर गौर कीजिए। 24 का लोकसभा चुनाव बीच में खड़ा है। फोर्थ फेज के साथ ही दक्षिण में चुनाव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र की 13 सीटों को छोड़ दें तो पश्चिमी भारत का चुनाव भी खत्म हो जाएगा। सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट का चुनाव भी ओवर हो चुका है। तो बचा क्या? बचा रह गया है नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत, बीजेपी जिसे हिंदी पट्टी कहती है, और कांग्रेस के पुराने नेता जिसे गाय पट्टी या गोबर पट्टी कहते हैं। बनारस इसी पट्टी का सेंटर है। फोर्थ राउंड के बाद यूपी की 41 सीटें बच जाएंगी, बिहार की 21 सीटें बच जाएंगी, पश्चिम बंगाल की 24 सीटों पर चुनाव अभी बचा हुआ है, ओडिशा की 17 सीटें बची हुई हैं। फोर्थ राउंड के बाद झारखंड की 10 सीटें बची रहेंगी, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7 और पंजाब की 13 सीटों को छोड़ दें तो आखिरी 3 राउंड का चुनाव उस सियासी जमीन पर होने जा रहा है जो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही उपजाऊ है। 2014 में इसी इलाके में मोदी की लहर उठी थी और 2019 में यहीं से मोदी के नाम की सुनामी आई थी। तीसरे चरण आते आते जो अब तक देश के अंदर मोदी लहर थी, वो मोदी लहर अब एक सुनामी का रूप लेने जा रही है, क्योंकि जनता जनार्दन के मुंह से एक ही शब्द फूट रहा है। और बहनों और भाइयों, वह है कि फिर एक बार अब की बार चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को 49 सीटों पर वोट पड़ेंगे। छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों पर मतदान होगा और 7वें और फाइनल राउंड में 1 जून को भी 57 सीटों पर वोट पड़ेंगे। कुल मिलाकर आखिरी 3 राउंड में 163 सीटों का चुनाव बचा है। जैसे आईपीएल के मैच में बड़ा स्कोर करने के लिए आखिर के स्लॉग ओवर्स में दनादन बैटिंग करनी होती है, वैसे ही 24 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की पार्टी को 400 पार के लिए आखिर के 3 राउंड में बड़ा स्कोर करना होगा। पिच नरेंद्र मोदी के फेवर की है, उनके पास एक्सपीरियंस है और विरोधी टीम की बॉलिंग कमजोर मानी जा रही है। ऐसे में बड़ा स्कोर करने का चांस हाई है। बनारस में वोटिंग का फाइनल डे होगा। डिसाइडिंग वोट बनारस में ही पड़ेगा। 24 का चुनाव मोदी का है या राहुल गांधी का, ये बनारस तय करेगा। बनारस, गोरखपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, ये तो महज चर्चित सीटें हैं। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। चौथे राउंड की वोटिंग के बाद भी यूपी में आधी से ज्यादा सीटें बाकी रह जाएंगी। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में ही भगवा झंडा फहराकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे। हम सभी जानते हैं कि अगर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है तो वो रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है।
पीएम मोदी की कोशिश होगी एक बार फिर से थर्ड टर्म हासिल करने के लिए यूपी में भगवा झंडा लहराया जाए। 24 के इलेक्शन शो का आखिरी आगाज बनारस से होगा और इस शो के शो स्टॉपर खुद नरेंद्र मोदी होंगे। पर्चा भरने से पहले बनारस में मोदी का सबसे बड़ा रोड शो होगा। मोदी के रोड शो के लिए बनारस के 5 लाख घरों और दुकानों में निमंत्रण पत्र बांटे गए हैं। बीजेपी इस रोड शो के जरिए बनारस को भगवा भगवा कर देना चाहती है। यहां जो वीडियो बनेगा वो हिंदी पट्टी की 150 सीटों तक फॉरवर्ड होगा। उसके पीछे एक ही मैसेज होगा, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से पहले इस वक्त वाराणसी में उनके रोड शो की ड्राई रिहर्सल चल रही है। इस वक्त प्रधानमंत्री का डमी काफिला या कहें कि वो काफिला जो प्रधानमंत्री की मौजूदगी में यहां से गुजरेगा वो यहां से गुजर रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीएचपी के गेट पर पंडित मदन मोहन मालवीय का माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद उनका ये काफिला आगे लंका थाने होते हुए, 80 घाट होते हुए, गदोलिया होते हुए गेट नंबर 4 काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 19 से लगातार इसी तरीके से नामांकन से पहले एक रोड शो करते आए हैं और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 2024 के समर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी रूट को फॉलो करते हुए एक बार फिर रोड शो करेंगे। बनारस में प्रधानमंत्री का रोड शो 6 किलोमीटर लंबा होगा, जो बीएचयू के लंका गेट से शुरू होगा, दुर्गा कुंड, रविंद्रपुरी, गौरीगंज, सोनारपुरा और मदनपुरा मोहल्ले से होते हुए बाबा काशी विश्वनाथ के दरवाजे पर खत्म होगा। रोड शो के अगले दिन मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गंगा सप्तमी के दिन पुष्य नक्षत्र और सिंह लग्न में मोदी अपना पर्चा भरेंगे। उससे पहले वो काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे। 14 मई सुबह 10:15 बजे मोदी काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। सुबह 11:15 बजे मोदी एनडीए के नेताओं से मीटिंग करेंगे। सुबह 11:40 पर डीएम ऑफिस जाकर मोदी पर्चा दाखिल करेंगे। दोपहर 12:15 बजे प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बनारस में मैंने सैकड़ों लोगों से बात की। प्रधानमंत्री का ये चुनाव क्षेत्र बाकी चुनाव क्षेत्रों से बिल्कुल अलग नजर आता है। यहाँ जाति धर्म कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ सिर्फ एक मुद्दा है और वो है मोदी। जो मोदी के समर्थक हैं वो सिर्फ मोदी के समर्थक हैं, जो विरोधी हैं वो भी जाति धर्म से बिल्कुल अलग है। यहाँ बात होती है मोदी राज में हुए काम की, यहाँ बात होती है बीते 10 सालों में हुए बदलाव की, यहाँ बात होती है मोदी कार्यकाल में बनारस के बढ़े हुए रुतबे की। वोटर्स को बाकी जगहों पर जाति धर्म के आधार पर बांटा जा सकता है, लेकिन बनारस में ऐसा करना नामुमकिन लगता है। नरेंद्र मोदी ये चुनाव इमोशन की तरफ ले जा रहे हैं। पूर्वांचल और बिहार के लोग जो भाषा समझते हैं, मोदी अब उसी भाषा में वोटर को समझा रहे हैं। परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार के बच्चों के लिए छोड़ करके कुछ जाना चाहता है। वो अपने वारिस को कुछ दे करके जाना चाहता है। लेकिन मोदी के वारिस कौन है भाई? मोदी के वारिस कौन है? मुझे किसके लिए छोड़ना है? मेरे वारिस तो आप सब मेरे देशवासी हैं। आप ही मेरा परिवार है, आप ही मेरे वारिस है। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। और इसलिए मैं भी जैसे परिवार का मुखिया अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाना चाहता है, वैसे मैं भी मेरे इस परिवार के सब बच्चों के लिए विकसित भारत बना करके उनके हाथ में देना चाहता हूं। कोई भी चुनाव सिर्फ इमोशन पर नहीं लड़ा जाता, उसके लिए परफेक्ट प्लानिंग भी करनी होती है। यूपी में कांग्रेस का माहौल बनाने के लिए प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली में डेरा डाला हुआ है।
उसी रायबरेली में अमित शाह ने सपा के बागी विधायक मनोज पांडे के घर जाकर उनसे मुलाकात की। ये मुलाकात सबूत है कि अमित शाह की नजर रायबरेली पर पड़ चुकी है। राहुल गांधी के लिए अब रायबरेली की लड़ाई भी आसान नहीं रहने वाली। मैं पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, हर जगह 400 पार का नारा लगता है। 400 पार तो तभी हो सकती है जब देश में, पूरे देश में मोदी जी को 400 सीटें जिता कर दे। वो होने ही वाला है। मगर मैं आपको एक बात बताने आया हूं, अगर एक ही सीट जीतकर 400 पार का मतलब पूरा हो जाए तो वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको बताता हूं, रायबरेली में कमल खिला दो, 400 पार अपने आप हो जाएगा। अमित शाह 24 की लड़ाई को गांधी परिवार के गढ़ तक लेकर चले गए हैं। राहुल गांधी वहां नहीं है, जवाब प्रियंका गांधी वाड्रा दे रही हैं। रेल लाइन, डबलिंग ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन, 4 लेन फ्रॉम लखनऊ टू रायबरेली, रिंग रोड, 5 नेशनल हाईवे, मोटर ड्राइविंग स्कूल की शुरुआत की, इन्होंने बंद की। स्पाइस पार्क की शुरुआत हमने की, इन्होंने बंद किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स हमने शुरू किया, इन्होंने बंद किया। कोविड के समय 3 करोड़ की MPLAD से मदद, 8 फ्लाईओवर, रेलवे वॉशिंग लाइन, मॉडिफिकेशन ऑफ रेलवे स्टेशंस, 10 रेलवे अंडरपास, रोड कंस्ट्रक्शन बाय सेंट्रल रोड फंड, रायबरेली टू डलमाऊ, रायबरेली टू लांचगंज, रायबरेली टू सेमरी। उन्होंने क्या किया रायबरेली के लिए? नरेंद्र मोदी का अब तक का चुनाव प्रचार छितराया हुआ था। प्रधानमंत्री को 28 के 28 राज्यों में प्रचार करना था। 4th राउंड के बाद मोदी का टारगेटेड अटैक होगा। पूर्वांचल में अखिलेश यादव अगर अफजाल अंसारी और धर्मेंद्र यादव के कंधे पर चढ़कर मोदी को चुनौती देने की सोच रहे हैं तो दोबारा विचार कर लें। यूपी इलेक्शन का क्लाइमैक्स डिसाइड करने रिंग में फाइटर मोदी आ रहे हैं। जिस इलाके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो निकलेगा, उन चौराहों को विशेष तौर पर सजाया गया है। इस वक्त हम गदोलिया चौराहे पर मौजूद हैं। यहाँ एक बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा है जिसमें सूर्य को जल दे रहे हैं। हमार काशी हमार मोदी यहाँ की स्थानीय भाषा में लिखा गया है। और सामने देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी विश्वनाथ मंदिर में एंट्री कर रहे थे, उस पोस्टर को यहाँ लगाया गया है। काशी का बेटा बताते हुए भारतीय जनता पार्टी शहर मोर्चा की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं। रोड बना, विकास हुआ, मंदिर बना, घाट पे सफाई भैया, हमेशा सफाई रहती है। तो ये हुआ है, एकदम हो रहा है कि हुआ क्या है? रात को आंख बंद करिए और सुबह खोलिए, जैसे नए दिन होती है उसी तरह नया बनारस है ये। नया बनारस है या मोदी पूरा मोदी। हाँ। अच्छा हाँ। तो यहाँ से जीत का मार्जिन कितना रहेगा? कितनी बड़ी जीत? 100%। आप बनारसी हैं? बनारस की है 100%। 100% मोदी जी को आना ही है। जीतने में तो कोई शंका नहीं। मार्जिन कितना? 100% में 100.2 हम दे रहे हैं। 30 वोट हमारे घर से, 30 वोट आजीवन मोदी जी को। बनारस से पहले मोदी का रोड शो पटना में हुआ। पटना में प्रधानमंत्री का यह पहला रोड शो है। अब तक इस शहर ने गांधी मैदान में होने वाली रैलियां देखी हैं। पहली बार पटना ने अपनी सड़कों पर नरेंद्र मोदी का रोड शो देखा। भीड़ को देखते हुए रोड शो का रूट लंबा करना पड़ा। पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री का ऐसा रोड शो हुआ। काफी संख्या में प्रधानमंत्री के रोड शो में लोग उमड़े। सैलाब उमड़ पड़ा लोगों का और जोरदार स्वागत हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पटना साहिब बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, बावजूद प्रधानमंत्री ने यहां रोड शो इसलिए किया क्योंकि आसपास की कई सीटें ऐसी हैं जहां आने वाले चरणों में वोटिंग होनी है। कल जिन 5 सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें 2 सीटें मुंगेर और बेगूसराय ऐसी हैं जहां वोटिंग होनी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के इस रोड शो का संदेश उन सीटों तक जाएगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ को देखते हुए जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने एक माहौल बनाने की कोशिश की है, ऐसे में प्रधानमंत्री के इस रोड शो में उमड़ी भीड़ ने एक बड़ा संकेत दे दिया है। बिहार में पहले 3 राउंड में सिर्फ 14 सीटों का मतदान हुआ है।
चौथे चरण में सोमवार को 5 सीटों पर और वोटिंग होगी। उससे पहले मोदी का पॉलिटिकल शो हो गया। बिहार में एनडीए के लिए प्लस भी है, माइनस भी है। सबसे बड़े प्लस है मोदी, दूसरे प्लस है नीतीश कुमार और उनका जातीय आधार, तीसरा प्लस है चिराग और उनका पासवान वोट बैंक, चौथे प्लस हैं जीतन राम मांझी और उनका महादलित सपोर्ट, और पांचवें प्लस हैं उपेंद्र कुशवाहा और उनका कुशवाहा सपोर्ट। एनडीए के लिए माइनस क्या है? माइनस है नीतीश कुमार सरकार के साथ जुड़ी हुई नाराजगी। बिहार का चुनाव उत्तर प्रदेश के चुनाव से थोड़ा अलग है। बिहार में एनडीए का जो डबल इंजन है, उस डबल इंजन का जो छोटा वाला इंजन है नीतीश कुमार का, वो उतनी ताकत नहीं लगा पाता जितना उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का इंजन लगाता है। योगी आदित्यनाथ एक कुशल प्रशासक हैं और उनकी छवि का असर चुनाव में मिलता है। दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार के स्टाइल में कोई चेंज नहीं हुआ, अब उनकी छवि पहले जैसी रही भी नहीं। इसके अलावा एलजेपी के साथ उनके रिजर्वेशन अंदर खाने बरकरार हैं और यही स्थिति एलजेपी के भीतर भी है। समझा जा सकता है कि यहाँ पर पीएम मोदी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश की तुलना में। लेकिन बिहार में एनडीए के लिए एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पर सामने फोर्स के तौर पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव हैं, उनके अलावा कोई नहीं। अगर तेजस्वी यादव को एनडीए ने ठीक तरीके से काउंटर कर लिया तो बिहार के किले को भी एनडीए आसानी से फतह कर लेगा। बिहार में नरेंद्र मोदी को 40 में से 39 सीटों वाला मैजिक रिपीट करना है। यह लक्ष्य मुश्किल बताया जा रहा है। वजह है तेजस्वी यादव। बिहार में आरजेडी अभी 0 सांसदों वाली पार्टी है, लेकिन इस बार उसे 0 नहीं रहना। तेजस्वी यादव ने अपने कैंपेन की शुरुआत नौकरी से की। उन्होंने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, फिर वो जातियों की गिनती पर आ गए। अंत में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और मुसलमानों का गठबंधन बनाने लगे। इसलिए आप सब लोग एक-एक वोट मोदी जी को तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से तो लड़ लेते हैं, लेकिन मोदी के स्केल को मैच करना उनके वश में नहीं है। बिहार, झारखंड और बंगाल में मोदी की पॉपुलैरिटी क्या है, इसे अगर किसी मीटर से नापना हो तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मोदी ने खुद अपने कैमरे से रिकॉर्ड करके ये वीडियो भेजा है। इसे देख लीजिए और मोदी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा लीजिए। चुनाव के आखिरी 3 चरण के पावर प्ले में जब धुआंधार बैटिंग की जरूरत है, तब एक पार्टी पॉलिटिकल सिनेरियो से पूरी तरह गायब दिख रही है, वो है कांग्रेस। सोचिए, संडे जैसे दिन में राहुल गांधी की एक रैली नहीं हुई। दिल्ली में विपक्ष के पॉलिटिकल स्टेज को अरविंद केजरीवाल ने हथिया लिया है। दिल्ली में कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ जरूर रही है, लेकिन दिख रहे हैं सिर्फ केजरीवाल। बता नहीं रहे क्यों 400 सीट चाहिए। कह रहे हैं बड़े काम करेंगे, बड़े काम। तो बीजेपी वालों से पूछा, खोद के पूछा, भाई क्या बड़े काम करोगे, बता तो दो। कहते हैं रिजर्वेशन खत्म करेंगे दिल्ली के अंदर, देश के अंदर। बड़ी मुश्किल से पता चला रिजर्वेशन खत्म करेंगे। फिर जैसे रशिया के अंदर किया है, पुतिन ने संविधान ही बदल दिया। अब वहां चुनाव वगैरह नहीं होते, अब बस पुतिन ही बना रहता है वहां पे राष्ट्रपति, कभी प्रधानमंत्री, कभी ये भी संविधान बदलेंगे, देश के अंदर चुनाव बंद कराएंगे। दोस्तों, दिल्ली की 7 सीटों में से कांग्रेस को एक भी सीट डिफेंड नहीं करनी है। हरियाणा की 10 में से 10 सीटें अभी बीजेपी के पास हैं। कांग्रेस यहां भी 0 है। चुनाव के आखिरी 3 चरण में यूपी की 41 सीटों पर कांग्रेस का सिर्फ एक सांसद है। कांग्रेस को सिर्फ रायबरेली सीट डिफेंड करनी है। बिहार के आखिरी 3 चरण में जिन 21 सीटों पर वोटिंग होगी, वहां भी कांग्रेस को कोई सीट डिफेंड नहीं करनी। पश्चिम बंगाल में आखिरी 3 चरणों में 24 सीटों पर चुनाव होना है, वहां भी कांग्रेस 0 है। यूपी में अखिलेश लड़ रहे हैं, बिहार में तेजस्वी लड़ रहे हैं, बंगाल में ममता लड़ रही हैं, लेकिन राहुल गांधी कहीं भी लड़ते हुए नहीं दिख रहे। इंडिया अलायंस से जुड़े हुए कई चुनाव विश्लेषक जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए हों, आपको ये बताते हुए मिल जाएंगे कि पीएम मोदी की सीटें घट रही हैं और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 250 के आसपास जाकर रुक जाएंगी। राहुल गांधी इस नंबर को थोड़ा और घटाते हैं। अरविंद केजरीवाल भी नंबर घटाते हुए इस नैरेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कोई भी चुनाव विश्लेषक आपको ये बताते हुए नहीं मिलेगा कि अगर बीजेपी की सीटें घट रही हैं तो कांग्रेस की सीटें बढ़ कहां से रही हैं।
अब अगर बीजेपी की सीटें को घटना होगा तो ये तभी हो सकता है जब कांग्रेस की सीटें बढ़ें। एक राज्य में भी उदाहरण देकर और तर्क के साथ वो नहीं बता पा रहे हैं कि कांग्रेस किस आधार पर किस राज्य में आगे बढ़ रही है। अब अगर प्रधानमंत्री मोदी को कुर्सी से हटाना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस की सीटों में जबरदस्त इजाफा हो। बिना राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत नेशनल पार्टी के पीएम मोदी को गद्दी से हटाया नहीं जा सकता। इंडिया अलायंस के पास वही मिसिंग है। मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, सबको मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, घर घर मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे